बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप ये ज़रा मनाजिर देखिए जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। आपने कभी ज़िंदगी में इजराइलियों को इस तरह एयरपोर्ट से भागते हुए नहीं देखा होगा। ये कभी भी नहीं हुआ कि तारीख में ऐसे मनाजिर आपको देखने को मिले हों जब इजराइली एयरपोर्ट पर भागते हैं। ये असल में इनको आदत बनाने ली चाहिए। यमन ने अब इनको छोड़ना नहीं है, ये आप ज़हन में रख लीजिएगा। उन्होंने इनकी ईंट से ईंट बजा देनी है। ये किस तरह बेन गुरियन एयरपोर्ट पर भागते हैं जब मिसाइल ऊपर से आता है और उसके बाद जो इनकी दौड़ें लगती हैं, आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। खाली ये मामला नहीं हुआ, ये ज़रा आप मनाजिर देखिए कि सड़क पर किस तरह ये लोग बैठे हुए हैं, अपने आप को बचा रहे हैं, अपने आप को मैनेज कर रहे हैं। मिसाइल इनके टुकड़े हो रहे हैं, गिर रहे हैं, तबाही हो रही है। इजराइल की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनको हमेशा से बहुत सारे मामला देखने पड़ते हैं, लेकिन जब आपकी दौड़ें लगना शुरू हो जाएं एयरपोर्ट से जहां से आपने भागना है, तो आप ये समझ लीजिए कि फिर लाइफ में तबाही आपका मुकद्दर है। अब ये सूरत हाल हो गई है कि आज नहीं तो कल किसी भी वक्त देखिए एक बड़ा हादसा हो जाना है। या तो एयरपोर्ट पूरे का पूरा तबाह हो जाएगा, या वहाँ खड़े जहाज़ तबाह हो जाने हैं, या कोई दूसरी सूरत हाल हम देखेंगे। और ये मामला अब रुकने नहीं वाले। असल में उन्होंने ऐसा खेल कर दिया है यमन ने कि अब आपको हम किसी सूरत इस लेवल पर रखेंगे नहीं कि जहाँ आप सुकून से रह सके। एक चीज़। दूसरी सूरत हाल ये है कि इस वक्त मनाजिर हर जगह से जो आ रहे हैं इजराइल में, सख्ती से पाबंदी है कि आपने उसको मीडिया पर शेयर नहीं करना, जो मर्जी हो जाए। इस सारे अमल के अंदर अब सबसे अहम डेवलपमेंट ये आ रही है कि इजराइल का CH-53 हेलीकॉप्टर बुरी तरह क्रैश हो गया है। और इस सूरत हाल में इजराइल ऑफ कोर्स हमेशा की तरह एज यूजुअल एक ही बात कहेगा कि जी वो टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, वो क्रैश हो गया है, लिहाजा किसी ने इसको हिट नहीं किया, किसी ने इसको मारा नहीं है, ये गलती हुई है, ये विंड की वजह से है, या जो भी सूरत हाल है वो सामने आती है। अब असल कहानी ये है कि इजराइल के लिए बड़े हमले जो हैं वो इस वक्त तबाहकुन हो रहे हैं, और ये कोई आम बात नहीं है। इसराइल को इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो सबसे ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है वो ये है कि इन पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे हैं। देखिए यमन के जो बहुत सारे मामला सामने आ रहे हैं वो आप ज़हन में रखिएगा, वो कुछ ऐसे मामला नहीं है कि आप इजीली उनको इग्नोर कर दें। कोई हेलीकॉप्टर अगर उन्होंने हिट कर दिया है, या कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, या कोई फॉल्ट भी हो सकता है। अब सूरत हाल ये हो रही है कि इजराइल काफ़ी सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है, और उनके जो मुखालिफिन भी हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो मिसाइल मारकर कोई चीज़ गिराएं या कोई और सूरत हाल हो। आप किसी टेक्नोलॉजी का भी आज के दौर में इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए रूस ने काफ़ी सारी ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है यूक्रेन के अंदर, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने गिराई हैं। अब इस सारे मामले को देखना ही होगा कि क्या ये लिबनान की जानिब से हुआ है, या वाकई रियल फॉल्ट में हुआ है, कैसे गिरा है, क्या सूरत हाल है। इस बारे में इजराइल ने अभी मज़ीद तफसील नहीं दी। उन्होंने कहा कि बस जी एयर चीफ को रिपोर्ट पेश की गई है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि कैसे तबाह हुआ है, क्या मामला है, इसको देखेंगे। लेकिन जो असल सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है वो ये है कि यमन के खिलाफ 2025 बहुत तबाहकुन साल साबित होगा, ये इजराइल का कहना है। वो ये सोच रहे हैं कि हमें यमन के खिलाफ एक भरपूर जंग का आगाज़ करना है। लेकिन मसला सारा ये है कि आप यमन के खिलाफ जब जंग का आगाज़ करेंगे तो आपके साथ जो होगा वो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। देखिए हुआ ये है कि काफ़ी सारे जो लोग हैं, अब ये इजराइल उनको कोशिश ये कर रहा है कि जी आप लौट कर आएँ, देखिए हमने जंग बंद कर दी है, फलाना बंद करिए। असल में लोगों को कह रहे थे कि आप लौट कर आएँ। अब आपको पता है न्यू ईयर का टाइम है, फ़्लाइट्स आ रही हैं, फ़्लाइट्स जा रही हैं। जब लोग भाग कर जा रहे होते हैं तेल अवीव के अंदर से, एयरपोर्ट्स पर रश होता है बहुत ज़्यादा न्यू ईयर के टाइम पर। जब वहाँ पर आप हमला करते हैं तो जो पैनिक क्रिएट होता है आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इजराइल में इस वक्त जितने भी लोग एयरपोर्ट्स पर हैं ये असल में सारे इंटरनेशनल हैं, क्योंकि ये सारे के सारे लोग बाहर से आए हुए हैं। कोई अमेरिका से आए आकर इजराइल में आबाद हुए हैं। तो असल मसला सारा ये है कि बार बार एक खौफ जो इस वक्त आ रहा है इजराइलियों को कि एक दफ़ा कोई बड़ा ख़तरनाक इन्होंने वॉर हेड लगाया और उसने एयरपोर्ट हमारा उड़ा दिया, तो फिर उसके बाद की सूरत हाल हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो सीधा हिट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक बात बड़े क्लियर कर दी है कि हमने अब एक ही काम करना है। आपको सिविलियन आपने हमला किया है एरियाज़ में, हमने भी सिविलियन एरियाज़ में हमला करना है।
अब असल में हो ये रहा है कि इजराइल ये चाह रहा है कि हम अमेरिका के साथ मिलकर एक वॉर, फुल फ्लेज वॉर डिक्लेयर कर दें, और यमन के अंदर यमन की जो गवर्नमेंट है जिसको इंटरनेशनली रिकग्नाइज किया जाता है, याद रहे यमन के अंदर एक हिस्सा है जहाँ पर यमन की फोर्सेस को रिकग्नाइज किया जाता है, दूसरी गवर्नमेंट को, और एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर हूसियों की गवर्नमेंट है। तो वो ये कह रहे हैं कि हमें हर सूरत उनके साथ मिलकर अब यमन के हूसियों के खिलाफ एक जंग करनी है। और इस सूरत हाल में उनको अब समझ ये नहीं आ रहा कि इंटेलिजेंस मालूमात का बड़ा फुकतान है इनके पास यमन के हूसियों के हवाले से। दूसरा, इनके पास जो सबसे बड़ी इस वक्त सूरत हाल है उसमें इनको एक और भी सबसे बड़ा मसला ये है कि ये किस तरह यमन के खिलाफ जंग करें। देखिए, जंग आपने जब करनी होती है, जैसे अफगानिस्तान में जंग की तो पाकिस्तान ने फौजी अड्डे दे दिए, इसी तरह आप मुख्तलिफ ममालिक सेंट्रल एशिया के अंदर फौजी अड्डे ले लिए। लेकिन जब आपने कोई ऐसी जंग करनी होती है कि जहाँ पर आपको इर्द गिर्द किसी जगह से इस्तेमाल करने की इजाज़त ना हो, तो फिर आप समझ लें आपके लिए मामला काफ़ी ख़राब है। और जब तक आप वहाँ पर अपनी फ़ौज नहीं उतारेंगे आपके मामला दुरुस्त नहीं हो सकते। सो इसराइल की इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो काफ़ी ख़तरनाक है। वो समझ रहे हैं कि यमन एक ऐसा टारगेट बन चुका है जो कंटिन्यूसली हम पर मिसाइल मारा। असल में इलाद शहर जो था वो मुकम्मल तौर पर हो गया बैंकरप्ट। इलाद शहर को जब बैंकरप्सी उसकी डिक्लेयर हुई है तो एक बात आप ज़हन में रखिएगा, इलाद का मामला बड़ा ख़राब हो गया क्योंकि वहाँ पर सारी होटलिंग सब कुछ तबाह हो गया। और इन्होंने यही काम किया। ये करते क्या थे, कंटिन्यूसली हमला कर रहे थे, ड्रोन्स आ रहे थे, वहाँ पर मारते जा रहे थे। यही स्ट्रेटजी अब इनकी है कि इराक से इन्होंने ड्रोन्स मारने हैं जो जाकर सीधा बेन गुरियन एयरपोर्ट या तिल अवीव को हिट करेंगे। ये प्लान ये कर रहे हैं। वैसे तो ये प्लान बज़ाहिर बड़ा मुश्किल नज़र आता है, लेकिन यमन का प्लान ये है कि जिस तरह हमने इलाद शहर खाली करवा लिया, हम तिल अवीव को भी खाली करवा लेंगे। आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली, मिसाल के तौर पर जब ये हिजबुल्लाह के लोग नॉर्थ पर हमला करते थे तो कंटिन्यूसली हमला करते जा रहे थे। इन्होंने कहा था कि हम नॉर्थ में अपने लोगों को वापस बसाएंगे। जो 3 लाख के करीब लोग वापस चले गए थे, आज भी वो वापस नहीं गए अभी तक। उनके घर तबाह हैं, तमाम चीज़ें तबाह है। और ये तो हो नहीं सकता कि आप एक हफ्ते के अंदर किसी का घर बना दे। जाहिर सी बात है, आपको घर बनाने, कंस्ट्रक्शन करने, इंश्योरेंस क्लेम करवाने, पैसा देने, बहुत सारी सूरत हाल करने, और सबसे बढ़कर इन तमाम चीज़ों में टाइम लगने के बावजूद वो जो लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि देखिए, सारी सूरत हाल में इजराइल का प्लान सबको पता है। इवन कि आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पुतिन ने यहाँ तक कहा है कि इजराइल के जो प्लान्स हैं वो बड़े भयानक हैं रीजन के लिए, खित्ते के लिए। उसने अभी यहाँ रुकना नहीं है। तो नॉर्थ की साइड से जो लोग हैं वो परेशान है कि आज आप घर बना देते हैं, मिसाल के तौर पर 6-7-8 महीने में आप घर बना दें इनका, तो आप इस सारी सूरत हाल का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल पर जाकर ये 6-7-8 महीने के बाद आप बनाएं। उस दौरान आपको पता नहीं, आपको तो ये नहीं पता 2025 कितना भयानक साल होने वाला है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, जो सिचुएशन है, उसका आप अगर अंदाज़ा लगाएंगे कि सारे मामले में हम चीज़ों को देखें कि जिस सारी सूरत हाल में लोग वापस आ जाएंगे, वो वापस आने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं गारंटी क्या है। असल में इन्होंने तो प्लान किया था कि हम लिबनान, और सबसे बड़ी बात है लिबनान में जो जंग छेड़नी थी वहाँ पर जो ज़मीनों के रेट थे इन्होंने तो बेचना शुरू कर दी थी। आपको पता है कि यूएस के अंदर हर जगह पर ये बोलियां लगा रहे थे, कंपनीज को ठेके दिए हुए थे कि आप यहाँ पर फ्लैट्स बनाएंगे, आप अपार्टमेंट बनाएंगे, बिल्डिंग्स बनाएंगे, लिबनान की और गजा की। फिलहाल तो वहाँ पर ये कोई सूरत हाल होती हुई नज़र नहीं आ रही। और देखिए, ये कोई आसान काम नहीं है यहाँ पर, ये भी बात आप जेहन में रखिएगा। आप मिसाल के तौर पर आप ये सोच रहे हैं कि हम गजा के ऊपर कंस्ट्रक्शन करेंगे, इतनी जल्दी नहीं होने वाला। ये यमन आपको आउट ऑफ सिलेबस जो आ गया है, उसने आपकी नाक में दम कर रखा है। और सबसे बड़ा खतरा अब इसराइल को ये है कि यमन को एक ऐसी प्रॉक्सी ताकत बनाकर ईरान या बाकी ताकतें, इवन के चाइना भी, देखिए आपने यमन को हथियार दिए, यमन मिसाइल पर मिसाइल मार रहा है, धड़ाधड़ आपको मिसाइल से हिट कर रहा है, कोई सूरत हाल आपको समझ नहीं आ रही। यानी वो बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है। और आप इस सारे मामले का यानी इदराक ये कर लें कि अगर रूस ने कहा कि आपने बड़े ख़तरनाक मिसाइल मारने हैं, या फलाना ने कह दिया जी आपने ये मिसाइल मारना है, आपने वो मिसाइल मारना है, तो आप क्या करेंगे। तो इस सूरत हाल में उनको ख़तरा ये है कि यमन की कामयाबियाँ जितनी बढ़ती जा रही हैं, हत्ता कि आज भी अमेरिका ने स्ट्राइक किया है, इवन कि आप इमेजिन कर ले बरतानिया ने आज भी स्ट्राइक किया है, लेकिन वो स्ट्राइक असल में टारगेट पर नहीं लग रहा। आप आम लोगों को मार देते हैं, जब आप आम लोगों को मारते हैं तो वो इसराइल पर हमला करता है।
आप 76 साल उठाकर देख ले, इजराइल पर कभी किसी ने इस तरह की यलगार की नहीं है कि दूर से आप हाइपरसोनिक मिसाइल मारे हैं, वो एयरपोर्ट को जाकर हिट कर रहा है। कब आपको लास्ट टाइम याद है कि ये काम हुआ था? बेशक इजराइल ने बड़ी तबाही मचाई है, बेशक उसने बड़ी बर्बादी मचाई है, लेकिन ये काम इतनी आसानी के साथ इजराइल ये समझ रहा था कि मैं इतने ममालिक या फलाना कर लूँगा, इतनी आसानी के साथ होने नहीं वाला। क्योंकि अगर लिबनान की जंग बंद हुई है तो यमन ने जो सरप्राइज़ दिया है वो भी बहुत बड़ा है। तो यमन की लीडरशिप को ये मारना चाहते हैं। क्या इन्होंने लिबनान की लीडरशिप को मारकर वहाँ पर अपने लिए कोई फिजिबिलिटी बनाई? एंड पर इनको पीछे ही हटना पड़ा, फौजी वापस करना पड़ी, और कोई रास्ता नहीं था। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।